चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, असम एनआरसी सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू सेंटर ऑन पिटीशन सीकिंग अपील प्रोसेस। आई होप आप लोगों का एसआईआर आप लोगों ने करा लिया होगा या आगे जाके करा लो। बहुत सारे लोग, मैं ये भी देख रहा हूं कि एसआईआर और एनआरसी में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। आज हम छोटी छोटी कुछ कुछ चीजें कवर अप करेंगे। आज मेरा एक छोटा सा मन है आपको सेंसस, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इन तीनों के बीच में एक डिफरेंस एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। और तीनों को समझना हमारे लिए भी इक्वली जरूरी है। ठीक है। प्लीज ऐसे ही आप या तो लैंडस्केप में, मैं मेरे से प्रेफर करूंगा कि आप लैंडस्केप मोड में अपनी नोटबुक रख के सेंसस, एनआरसी और एनपीआर, इन तीनों का एक डिफरेंस का चार्ट बना लें। बहुत काम आएगा आप, बहुत काम। ठीक। पहले एक एक को समझाऊं या फिर चार्ट ही ड्रॉ करो? चार्ट ही कर लेते हैं, इतने तो तुमने पढ़ाई है। ठीक है। So let us differentiate between census, NRC and NPR. सेंसस, मैं ज्यादा हिस्टोरिकल वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं, कब से सिंक्रोनस स्टार्ट हुआ, नॉन सिंक्रोनस, ऋग्वेद में कैसे था, वो सब चीजें मैं आपको कई बारी पढ़ा चुका हूं। आज पर्पस कुछ और है। सेंसस का हमेशा जो पर्पस रहता है वो रहता है पॉपुलेशन काउंट, और आपके लिए एक सोशियो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करना। दिस इज द मेजर पर्पस ऑफ सेंसस, पॉपुलेशन काउंट, एंड आपके लिए एक सोशियो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट कर। जो लीगल बेसिस है सेंसस का, वो आता है आपके लिए सेंसस एक्ट 1948 के अंदर। और सेंसस कराने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया की रहती है। Similarly, when you talk about national population, national register of citizen, उसका पर्पज ही रहता है टू आइडेंटिफाई इंडियन सिटीजन्स, कि भारतीय नागरिक कौन है, ये पहचानना एनआरसी का मकसद होता है। और एनआरसी के बारे में, ये एनआरसी की जो आपको ताकत है, वो आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड सिटीजनशिप के कुछ रूल्स आए थे 2003 में, ये दोनों मिलके आपको एनआरसी के अंदर एनआरसी को पावर दे। एनआरसी कराती कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। बट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है। अब यहीं पे एनपीआर पे आ जाओ। एनपीआर का मेजर मकसद है हमारे लिए एक डेटाबेस क्रिएट करना। किसका? यूजुअल रेजिडेंट्स का। किसका क्रिएट करना है? यूजुअल रेजिडेंट्स। यूजुअल रेजिडेंट कौन होते हैं? अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, यूजुअल रेजिडेंट वो हैं जो पिछले 6 महीने से हमारे देश में रह रहे हैं और आगे आने वाले 6 महीने भी उनका विचार है कि वो इसी देश में रहेंगे।
अगर ये वाली गाइडलाइन फुलफिल होती है, देन यू आर अ पार्ट ऑफ यूजुअल रेजिडेंट। तो सेंसस टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन, एनआरसी टॉक्स अबाउट द सिटीजन, एंड एनपीआर टॉक्स अबाउट द रेजिडेंट। ठीक। सिमिलरली सिटीजनशिप एक्ट और रूल्स ऑफ 2003 पावर देते हैं एनपीआर को कंडक्ट कराने की। ठीक। एंड सिमिलरली रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यहां पे सारी चीजें कंडक्ट करते हैं। अब सवाल आता है वही वाला कि हु इज कवर्ड सर, हु इज कवर्ड? एवरी पर्सन इन इंडिया इज कवर्ड इन सेंसस। नो मैटर कि वो हमारे देश का है, रिफ्यूजी है, कहां से आया है, क्या कर रहा है, हर कोई व्यक्ति, सबको अपन कवर करें। ठीक है। फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग हम हर 10 साल के अंदर कराते हैं ना। इसके अंदर आपका डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल डेटा हम कलेक्ट करने की कोशिश कर। क्लियर? प्लस अगर आप एनआरसी के बारे में बात करो तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ नागरिकों तो देखते हैं। ठीक। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। खास बात है इस समय जो फॉरेनर्स होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसमें एवरी पर्सन में फॉरेनर्स को इंक्लूड किया जाता है। इवन यूजुअल रेजिडेंट्स में भी फॉरेनर्स को इंक्लूड हम कर देते हैं। ठीक। इसके अंदर हम मेजरली कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं जिससे कि आप इस देश के अंदर आपकी नागरिकता को प्रूफ करो। सिमिलरली अगर आप एनपीआर के बारे में बात करो, अक्सर इसको सेंसस के साथ ही कराया जाता है। बट खास बात यह है कि इसके अंदर आपके पर्सनल डेटा के साथ आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कराई जाती है। इसका मेजर इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किया जाता है। तो ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग दीज थ्री। ठीक। Now let us discuss about NRC. In India, NRC is conducted only one time as of now, but it was conducted multiple times in Assam. इसीलिए एनआरसी मेजरली हम लोग आज जिस चीज को रेफरेंस लेते हैं वो असम को ले रहे हैं ना। एनआरसी हमारे देश में कोई नेशन वाइड एनआरसी अभी तक कंडक्ट नहीं हुई है। सिर्फ एनआरसी की जो एक्सरसाइज है वो 1951 के बाद सिर्फ और सिर्फ कहां पे हुई? असम के अंदर हुई। वो भी मैं आपको बता दूं अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुई थी। ठीक। पहले सेंसस के जस्ट बाद असम के अंदर हुई और उसके बाद वापस असम के अंदर हुई। और इसके अंदर जो असम अकॉर्ड है जिसको 24 मार्च 1971 के अंदर साइन किया गया था, जब एनआरसी 1985 में असम के अंदर हुई थी, उसने जो कट ऑफ डेट एक्सेप्ट करी इट वाज 24 मार्च 1971। 2019 में जो फाइनल असम की एनआरसी पब्लिश की गई, लेट मी टेल यू उसमें 19.06 लाख एप्लीकेंट्स वर एक्सक्लूडेड। अब ऐसा नहीं है कि उनकी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल की गई। यहां पे वी हैव फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑल्सो, जहां पर जाकर ये लोग अपील कर सकते हैं। नाउ
अब वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू डीप डाइव इनटू दिस आर्टिकल। ये आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिस्पांस मांगा है रिगार्डिंग द अपील प्रोसेस फॉर दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल एनआरसी पब्लिश्ड इन असम। ठीक। तो भाई, जब फाइनल एनआरसी पब्लिश की गई 2019 के अंदर, उसने 19 लाख एप्लीकेंट्स के क्लेम को खत्म कर दिया। ठीक। अब यहां पर ऑल्दो वी हैव मेड फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो कि इन्हीं सब कामों के लिए काम कर रही है, जिसके पास काम ही यही है ना, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास और कोई काम ही नहीं है। कुछ डिटेल में आपको एफटी के बारे में भी बता देता हूं, इसको भी आप लोग अपने नोट्स में लिख सकते हो। ठीक। लेट अस टॉक अबाउट फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल नाउ। गाइस, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को बनाया गया एक्ट ऑफ 1946 के अंदर। ठीक। एंड देयर वर सम रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ 1964, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करके फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को रीस्टैब्लिश किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू एस्टैब्लिश फॉरेनर ट्राइब्यूनल। बहुत सारी ट्राइब्यूनल्स अभी तक असम में बनाई गई हैं। इन ट्राइब्यूनल्स की जिम्मेदारी ही एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करना है, और ये डिसाइड करना है कि ये व्यक्ति भारतीय नागरिक है या भारत के बाहर का नागरिक है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? इसके लिए हम लोग फॉरेनर ट्राइब्यूनल में आपको एक और चीज बता देता हूं। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज विद द पर्सन, नॉट ऑन द गवर्नमेंट। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि भाई मैं भारतीय नागरिक हूं, वो उस व्यक्ति पे लाया करता है, ना कि सरकार पे, कि सरकार प्रूफ करेगी। कूल? आ गया?